गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल अ वे ऑफ अचीवर में स्वागत है। आज मैंने आपके लिए जीके और उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स का नोट्स तैयार किया है, जो कि बीपीएससी, बीएसएससी सीजीएल, बीपीएसएससी और बिहार के अन्य एग्ज़ाम या सेंट्रल के जो भी एसएससी हैं, रेलवे हैं, इन सभी में ये आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल है, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। ठीक है, इसने और इन्होंने और भी क्या क्या काम किए हैं, कौन कौन से संस्थान बनाए, उसको भी मैंने नोट किया है। तो इन्होंने अपने दासों के लिए, ठीक है, अपने दासों के लिए दीवाने बंदगान नामक और संस्था का स्थापना किया था। गरीब, असहाय तथा अनाथों के लिए दीवाने खैरात और दर उल सफ़ा नामक अस्पताल की स्थापना की थी और सरकारी खर्चे पर, ठीक है, लोगों को ये हज यात्रा भी प्रोवाइड कराते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, न्यायिक क्षेत्र के सबसे निम्न स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना, ठीक है, न्यायिक क्षेत्र के सबसे निम्न स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 233 के अंतर्गत किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा। ठीक है, इसमें मैंने कहा था ना कि हर एक जीके में एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी है और कुछ नोट्स भी। मैंने मतलब सारे नोट्स इसी तरह से तैयार किए हैं, मतलब सवाल में भी कुछ न कुछ ऐसे मिल जाएंगे कि एक और सवाल आप पैदा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कि अनुच्छेद 233 किससे संबंधित है? तो न्यायिक क्षेत्र में सबसे निम्न स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है अनुच्छेद 233। ठीक है, और ये जो है ये किसके अंतर्गत किसके द्वारा की जाती है? इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये है राज्यपाल द्वारा। कंपनी द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार किस एक्ट द्वारा समाप्त कर निःशुल्क व्यापार को भारत में लागू किया गया? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा। ठीक है, अब इस एक्ट से संबंधित और भी कुछ जानकारी लेते हैं। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पुनः नामकरण किया गया। अतः इस एक्ट द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किन्हें बनाया गया? विलियम बेंटिक को बनाया गया। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या है इसे? ब्रिटिश जनता इस एक्ट के द्वारा बिना लाइसेंस के भारत में भूमि खरीद सकती थी, यानी कि ज़मीन खरीद सकते थे। और इससे एक संबंधित है, इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया था। ठीक है, दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया किससे? 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था। ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था, इसको याद कर लीजिए इस पॉइंट को। इस मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो इस मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इससे जुड़ी एक और सवाल पूछ ली जाती है, ये जो कैबिनेट मिशन थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो आई थी भारत, उसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। चलिए अगला सवाल है, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। कब की थी ये? तो 26 जुलाई 1947 को की थी। चलिए अगला सवाल है, 18 सितंबर 1948 को सैन्य कार्यवाही कर हैदराबाद के नवाब निज़ाम मीर उस्मान अली खान को भारत में विलय स्वीकार हेतु बाध्य कर दिया। यह कार्यवाही किस ऑपरेशन के तहत हुआ था? तो ऑपरेशन पोलो के तहत। और ये कब की गई थी? 18 सितंबर 1948। देखिए बड़े बड़े एग्जामों में छोटे छोटे डेट पूछ ली जाती है, ठीक है, इसलिए खासकर याद करिएगा 18 सितंबर 1948 को ये सैन्य कार्यवाही की गई थी और सैन्य कार्यवाही का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, अब अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य घोषित किया जाएगा या अमान्य माना जाएगा? तो वो है अनुच्छेद 13। ठीक है, ऐसा कोई भी कानून, ठीक है, ऐसा कोई भी कानून चाहे वो पहले का हो या नया हो, किसी दूसरे का जो अधिकारों को हनन करता है तो ये आर्टिकल 13 कहता है कि उसे हटा दिया जाएगा या निरस्त कर दिया जा सकता है उस कानून को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है, किस मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्व से श्रेष्ठ बताया है? तो गोलकनाथ मामले में ये बताया गया है। ठीक है, अब इससे कुछ तथ्य भी जुड़ी हैं, पढ़ते हैं। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभी निर्धारित किया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए एक नई संविधान सभा बुलानी पड़ेगी। और क्या किया गया था इसमें प्रावधान था? अब तक सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संवैधानिक पीठ का सबसे अधिक यानी कि 13 न्यायाधीश बैठे थे। ठीक है, इसमें 13 न्यायाधीशों ने क्या किया था? फैसला सुनाया था। किसमें? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो थे ना, टोटल मतलब जजों की संख्या सबसे अधिक रही थी अभी तक के जितने भी मतलब कि फैसले सुनाए गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा किसमें थे? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यह किसका कथन है कि यदि हम लोग मौलिक कर्तव्यों को अपने दिमाग में रख ले तो हम तुरंत ही शांतिपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण क्रांति देखेंगे? यानी कि ये कथन किसने कहा था? यदि हम लोग मौलिक कर्तव्यों को अपने दिमाग में रख ले तो हम तुरंत ही शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण क्रांति देखेंगे। तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था। और ये जो श्रीमती इंदिरा गांधी है, ये 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था उस वक्त इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ये इंदिरा गांधी के समय ही पारित हुई थी 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या वाद योग नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपका किसी का भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्यों के लिए कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या क्या बोलता है उच्च न्यायालय में आप इसे क्या बोलता है उसके लिए क्या नहीं कर सकते हैं? अपील नहीं कर सकते। चलिए अगला सवाल है, पोर्टो नोवा के युद्ध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पोर्टो नोवा का युद्ध जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ये अब इसके बारे में जानते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था कब? तो ये 1775 से 82 तक हुआ था। और ये किनके किनके बीच हुआ था? नाना फडणवीस जो कि मराठा साम्राज्य से लड़े थे और वारेन हेस्टिंग्स अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से लेकर के 1805 लॉर्ड वेलेजेली और मराठा के बीच में हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो कब हुआ था? पहले 1817 से 1819 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स और मराठों के बीच में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने अपने कार्यकाल में देसी भाषा पत्र अधिनियम यानी कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया था? ठीक है, ये पारित कब हुआ था? 1878 में। किसने की थी? लॉर्ड लिटन ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन के समय लागू हुआ था। ठीक है, पायनियर एक अखबार है। ठीक है, पायनियर अखबार है। इस पायनियर अखबार में इस एक्ट को पूर्ण रूप से समर्थन दिया था। ठीक है, क्योंकि ये पहले ही से अंग्रेजी अखबार थी, अंग्रेजी भाषा में। लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को रद्द कर दिया था। ठीक है, और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की वजह से, ठीक है, इससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका ने अपना भाषा रातों रात बदल दिया था। बांग्ला भाषा से क्या में कर दिया था? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, कलकत्ता में युगांतर पत्रिका या जो कि बंगाली भाषा में है, और ये युगांतर पत्रिका कब बनी थी? 1906 में। इसके संस्थापक कौन है? बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। अगला है, कांग्रेस के स्थापना के बाद वह पहला वर्ष कौन था जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था? तो वो वर्ष 1930 को नहीं हुई थी।
चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली षड्यंत्र केस किस कारण चलता गया था? ठीक है, सॉरी, दिल्ली षड्यंत्र केस किस कारण चला था? ठीक है, ये मिस टाइप है, किस कारण चला था? तो इसका कारण क्या था? राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड डार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना के कारण। ठीक है, लॉर्ड डार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना के कारण। ठीक है, ये दिल्ली में इन पर बम फेंक करके इनको मारने की यानी कि हत्या करने की कोशिश की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को किसने दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक कहा था? ठीक है, यानी कि ऑडिटेड चेक कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। वह एकमात्र स्तंभ अभिलेख कौन सा है जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट कहा है? तो भाब्रू अभिलेख में। चलिए अगला है, राजशेखर द्वारा किस रचित पुस्तिका के मुताबिक उज्जैनी में कवियों की परीक्षा लेने के लिए एक विद्वानों की परिषद बैठती थी? ठीक है, तो वो है काव्य मीमांसा। ऐसे ही बोलिए, काव्य मीमांसा पुस्तक के रचयिता किन है? तो राजशेखर थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या होता है? तो वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर को देखा जाता है। ठीक है, किसी भी देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर को देखा जाता है, तब मानव विकास सूचकांक का आधार यानी कि तैयार होता है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक जो है किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो जोसेफ स्टिग्लिट्ज़। ठीक है, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ द्वारा की गई थी। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्य इसका क्या क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। दोस्तों, ये सभी जो टॉपिक है ना, जितने भी जीके हैं, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। इसे याद जरूर कीजिएगा और कहीं ना कहीं कॉपी में अपना नोट कर लीजिए ताकि बाद में रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ बनाना। ठीक है, एड्रागोगी क्या है? तो एड्रागोगी जो है वह प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा यानी बूढ़े यानी कि उम्रदार लोगों को पढ़ाई। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है एड्रागोगी। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते? 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन में निहित होता है। भुगतान संतुलन में क्या क्या निहित होता है? तो दृश्य व्यापार, वैसे व्यापार जो दिखते हैं, अदृश्य व्यापार जो नहीं दिखते जैसे ऑनलाइन, और ऋण यानी। चलिए अगला है, मुद्रा का अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मुद्रा का अवमूल्यन के बारे में बताया था। इसमें क्या है कि मुद्रा का अवमूल्यन करने से उसका परिणाम क्या देखा जा सकता है? तो देश में निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है और आयात को घटा दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? देश में निर्यात को बढ़ावा मिलता है और आयात को घटा देता है। इसमें मैंने क्या बताया था मुद्रा का अवमूल्यन के बारे में? जब कोई देश खुद के मुद्रा का वैल्यू जो है गिरा देती है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। ये व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा बहुत अच्छा भी है और ज़्यादातर देखिए तो ये किसी भी देश के लिए खराब भी है, अवमूल्यन करना बार बार। भारत में 3 बार अवमूल्यन हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब कोई नदी अपने मार्ग को बदल देती है, ठीक है, और कोई कई शाखाओं में बढ़ जाती है तो इससे बनी आकृति को क्या कहते हैं? तो जल वितारिका कहते हैं। ठीक है, जल वितारिका। मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है, ये नदी आगे जा कर के बढ़ जाती है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग दिशा में चल जाती है तो इसे कहते हैं वितारिका। क्या कहेंगे इसको? वितारिका कहते हैं। ठीक है, कोई नदी अगर अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है तो उसे वितारिका कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, धरातल पर वायुदाब का सर्वप्रथम अनुभव 1650 में किसने किया था? ठीक है, धरातल पर वायुदाब का सर्वप्रथम अनुभव 1650 में किसने किया था? तो ऑटो वॉन गैरिक ने किया था। ठीक है, ऑटो वॉन गैरिक ने। भूमध्य रेखा पर धरातल के समीप वायुदाब कम हो जाता है एवं हवाओं की गति कम होने के फलस्वरूप यह का वातावरण शांत रहता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो डोलरम या शांत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और ये क्षेत्र कहाँ देखने को मिलती है? तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि टोटल 10 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र तक। ठीक है, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से। और ये किसके निकट है? तो विषुवतीय रेखा के निकट है। विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण वाले जो क्षेत्र हैं वो कहलाते हैं डोलरम या शांत क्षेत्र। ठीक है, और अक्षांश 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी नीचे दोनों भी
ठीक है, उत्तरी अक्षांश में भी और दक्षिणी अक्षांश में के बीच के क्षेत्र को कहते हैं अश्व अक्षांश। अब इसे डिटेल में बताने के लिए कभी मैं बता दूंगा, अभी समय की थोड़ी सी पाबंदी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में वर्षा सबसे ज़्यादा किस काल में प्राप्त होती है? तो शीतकाल में। ठीक है, पश्चिमी यूरोप प्रदेश में वर्षा सबसे ज़्यादा किस काल में होती है? शीतकाल में। और यही पश्चिमी, इसी को हम सब भारत में पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, जिसके वजह से जाड़े में, ठीक है, उत्तर भारत में जाड़े में क्या होती है? वर्षा होती है। इसी को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ भारत में। चलिए, पश्चिमी यूरोप प्रदेश में समशीतोष्ण कटिबंध वनस्पति पाए जाते हैं। किस प्रकृति प्रदेश को प्यास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है? तो सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, और ये सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश है किस गोलार्ध में पड़ते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध के 45 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांश के मध्य पड़ता है। ठीक है, 45 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पड़ती है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है ना, सेंट लॉरेंस नदी है, बेसिन है, नदी बेसिन के समीप है। ठीक, इसीलिए इसका नाम जो है ना, इस प्रदेश का नाम उसी नदी के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, और भी इसमें कुछ टॉपिक है। इस प्रदेश में सालों भर वर्षा होती है, लेकिन गर्मी में जो है ना, शीतकाल के अपेक्षा में ज़्यादा होती है। गर्मी के मौसम में ज़्यादा वर्षा होती है। ये जो प्रदेश कहाँ कहाँ आता है? यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग में, कनाडा के पूर्वी भाग में, चीन, कोरिया और जापान के उत्तरी भाग में ये शामिल है, ये जो प्रदेश है। ठीक है, सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। चलिए अगला है, विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र में से एक डागर बैंक, ठीक है, डागर बैंक किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये इस आकार की महासागर है। चलिए, सवाल ये सब पूछा भी गया है कि कौन सा महासागर है जो इस आकार की दिखती है? तो अटलांटिक महासागर। विश्व में किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है मंगोलाइड। ठीक है, मंगोलाइड जनजाति की जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है। अब ये उत्तरी अक्षांश है क्या? मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये विषुवत रेखा है, और ये कुछ ऐसे है 30 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री से नहीं ना, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा, तो 45 डिग्री से लेकर के, ठीक है, 45 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री सिर्फ उत्तरी अक्षांश में ये है आपका सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। इतना ही दूरी में ये फैला हुआ है। और उत्तरी अमेरिका, चीन, ठीक है, जापान, ये सब उसी क्षेत्र में आते हैं। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जीके के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।